ब्रिटिश भारत में साम्यवादी आंदोलन के उद्भव का इतिहास प्रारंभ से ही विवादों से घिरा रहा है। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई में विभाजन के बाद भारत के साम्यवादी दो दलों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में विभक्त हो गए। एक और जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के अनुसार पार्टी की स्थापना वर्ष 1920 में ताशकंद में की गई, वहीं दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मतानुसार पार्टी की स्थापना वर्ष 1925 में कानपुर में हुई थी। सीपीआई-एम का मत है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1920 में ताशकंद में हुई। इसके संस्थापक मानवेंद्र नाथ रॉय MN रॉय थे, जिन्होंने अबनी मुखर्जी एवं कुछ मुहाजिरों जैसे मोहम्मद शफीक आदि के साथ मिलकर इसकी स्थापना की। मुहाजिर खिलाफत के समर्थक थे, जिन्होंने 1920 में भारत से अफगानिस्तान होकर सोवियत क्षेत्र में प्रवेश किया था। जुलाई अगस्त 1920 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का दूसरा वर्ल्ड कांग्रेस मॉस्को में आयोजित हुआ। MN रॉय ने भी इस कांग्रेस में मेक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इसी सिलसिले में लेनिन के साथ उनकी बैठकें हुई, जिनमें उपनिवेशों में साम्यवाद के स्वरूप एवं प्रचार प्रसार आदि विषयों पर विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श में एक बात जो स्पष्ट हुई वह यह है कि उपनिवेशों में साम्यवादियों की रणनीति के प्रश्न पर लेनिन और MN रॉय के मध्य मतैक्य नहीं था। लेनिन का मत था कि उपनिवेशों में बुर्जुआ वर्ग के नेतृत्व में संचालित राष्ट्रीय आंदोलनों को साम्यवादियों द्वारा अपना समर्थन दिया जाना चाहिए, पर MN रॉय लेनिन की इस बात से सहमत नहीं थे। रॉय का तर्क था कि भारतीय जनता का गांधी जैसे बुर्जुआ राष्ट्रवादी नेतृत्व से मोह भंग हो चुका था और वह बुर्जुआ राष्ट्रवादी आंदोलन से पृथक एक स्वतंत्र क्रांति की ओर बढ़ रही थी। पर इस वैचारिक मतभेद के बावजूद MN रॉय, लेनिन एवं अन्य साम्यवादियों ने साथ मिलकर उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीतियां तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1920 में ताशकंद में सीपीआई की स्थापना को कई लोगों ने मॉस्को से आयोजित एक विदेशी षड्यंत्र के रूप में देखा है। औपनिवेशिक दस्तावेजों अथवा लेखन में इसी तरह की बात मिलती है, पर कई अन्य इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं। वस्तुतः वर्ष 1920 में सीपीआई की स्थापना को वैश्विक वैचारिक बदलाव की पृष्ठभूमि में तत्कालीन राष्ट्रीय विचारधारा एवं रणनीति के प्रति जन असंतोष की एक उपज के रूप में देखा जाना अधिक उचित प्रतीत होता है। 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण कर भारतीय क्रांतिकारियों ने मार्क्सवाद को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं समानता की स्थापना की दिशा में एक प्रभावी विकल्प के रूप में देखा। स्वयं MN रॉय भी प्रारंभ में बंगाल के एक क्रांतिकारी संगठन युगांतर से जुड़े हुए थे। 1922 में MN रॉय ने सीपीआई का मुख्यालय बर्लिन में स्थापित किया। बर्लिन से उन्होंने वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक पाक्षिक का प्रकाशन प्रारंभ किया। उन्होंने अबनी मुखर्जी के साथ मिलकर इंडिया इन ट्रांजिशन
नामक एक पुस्तक का भी प्रकाशन किया, जिसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज की मार्क्सवादी व्याख्या की। 1920 के दशक में ही इधर भारतवर्ष में भी बंबई, मद्रास, कलकत्ता आदि नगरों में छोटे छोटे साम्यवादी दल अस्तित्व में आने लगे थे। दिसंबर 1925 में इनका एक संयुक्त सम्मेलन कानपुर में आयोजित किया गया। संयुक्त सम्मेलन के आयोजन में सत्यभक्त नामक एक व्यक्ति की प्रमुख भूमिका रही थी। आयोजन के पीछे श्रीपाद अमृत डांगे थे, ऐसा भी कहा जाता है। श्रीपाद अमृत डांगे 1922 से बंबई से सोशलिस्ट नामक एक साप्ताहिक का प्रकाशन कर रहे थे। इसे भारत में प्रकाशित पहला साम्यवादी पत्र माना जाता है। 1959 में संयुक्त एवं अविभाजित सीपीआई ने यह बात स्वीकार की कि भारत में सीपीआई की स्थापना 1925 में कानपुर में आयोजित इसी सम्मेलन में हुई। कई विद्वान इस कारण सत्यभक्त को सीपीआई का संस्थापक मानते हैं। सत्यभक्त के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे साम्यवाद की पारंपरिक विचारधारा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्हें भारत में हिंदू लेफ्ट के प्रोपोनेंट के रूप में देखा जाता है। उनकी विचारधारा उनके इस कथन से स्पष्ट होती है, द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिज्म इज टू एस्टैब्लिश राम राज्य ऑन अर्थ। साम्यवाद का मूल उद्देश्य पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना करना है। कानपुर सम्मेलन के बाद सत्यभक्त ने सीपीआई से त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी नामक एक पृथक पार्टी का गठन किया। साम्यवादियों के कानपुर सम्मेलन की अध्यक्षता एम सिंगारवेलु ने की थी, जिन्हें सीपीआई का अध्यक्ष बनाया गया। एसवी घाटे एवं जेपी बगरहट्टा पार्टी के महासचिव निर्वाचित हुए। पार्टी का मुख्यालय बंबई में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन के बाद एमएन रॉय की सीपीआई एवं कानपुर में गठित सीपीआई के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके तहत अन्य बातों के अतिरिक्त यह तय किया गया कि एमएन रॉय का पार्टी संगठन, जिसका मुख्यालय उस समय मास्को में था, वह कानपुर में स्थापित सीपीआई के लिए फॉरेन ब्यूरो, विदेश कार्यालय एवं आइडियोलॉजिकल सेंटर के रूप में कार्य करेगा। इसके बदले में कानपुर में स्थापित सीपीआई को एमएन रॉय द्वारा प्रकाशित मासेस की प्रतियों को भारत में वितरित करने का कार्य सौंपा गया। 1930 में सीपीआई को औपचारिक रूप से कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ संबद्ध कर दिया गया। भारत में सीपीआई की स्थापना मार्क्सवादी विचारधारा के साथ हुई। पार्टी का विश्वास था कि भारत की तत्कालीन दशा का मूल कारण न सिर्फ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में निहित था, बल्कि इसका एक प्रमुख कारण देशी बुर्जुआ एवं जमींदारों द्वारा भारतीय जनता का आर्थिक शोषण भी था। इस दृष्टि से साम्यवादियों के लिए राष्ट्रीय संघर्ष का तात्पर्य न सिर्फ ब्रिटिश शासन का अंत था, बल्कि इसका अर्थ भारतीय समाज का क्रांतिकारी रूपांतरण भी था। सीपीआई का तर्क था कि देश की स्वतंत्रता तब तक सार्थक नहीं समझी जा सकती थी जब तक भारतीय समाज का संपूर्ण पुनर्गठन न हो जाए। समाज के इस पुनर्गठन में भूमि सुधार, श्रमिकों का सशक्तिकरण
और संपत्ति का न्यायोचित वितरण आदि सम्मिलित थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में साम्यवादियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। 1921 में आयोजित कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में वे साम्यवादी ही थे जिन्होंने मौलाना हजरत मोहानी के नेतृत्व में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस मांग के साथ ही अधिवेशन में साम्यवादियों द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र भी वितरित किया गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इनकलाब जिंदाबाद नामक नारे को 1921 में इसी अवसर पर हजरत मोहानी ने गढ़ा था, जिसे कालांतर में सरदार भगत सिंह ने अमर कर दिया। पर एक ओर जहां साम्यवादियों का उद्देश्य भी कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों की तरह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत करना था, स्वतंत्रता के मुद्दे पर उनका दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भिन्न था। यहां उनका मुख्य उद्देश्य मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों से जुड़ा था। वे एक प्रजातांत्रिक क्रांति के पक्ष में थे, जिसकी परिणति समाजवाद की स्थापना थी। उन्होंने प्रारंभ से ही किसानों, श्रमिकों एवं शोषित वर्गों की दशा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने जाति एवं पितृसत्ता, पेट्रियार्की की दमनकारी सामाजिक संरचना की समाप्ति को भी अपना लक्ष्य बनाया। उल्लेखनीय है कि 1925 के साम्यवादियों के कानपुर सम्मेलन में एम सिंगारवेलु ने देश में अस्पृश्यता के प्रचलन की तीव्र भर्त्सना की थी। 1930 के दशक में भारत में साम्यवादियों की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती रही। इसका एक प्रमुख कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता थी, जो भारतीय जनमानस की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी। इसके साथ ही पूंजीवादी देशों में व्याप्त 1929 से 1939 तक की वह आर्थिक मंदी थी, जिसने पूंजीवादी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े किए और अन्य देशों की तरह भारतीय जनमानस भी मार्क्सवाद और समाजवाद की ओर आकर्षित हुआ। नाजीवाद, जो हर प्रकार के मानवीय एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों की अस्वीकृति पर आधारित था, उसने भी भारतीयों को निराश किया। पर इन सब के विपरीत पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा न्यू सिविलाइजेशन की ओर सोवियत यूनियन के बढ़ते कदम ने जनमानस को साम्यवाद की ओर खींचा। इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं कि 1930 के दशक में साम्यवादियों को श्रमिकों, किसानों और बुद्धिजीवियों के बीच विशेष रूप से बंगाल, महाराष्ट्र एवं केरल में बड़ी लोकप्रियता मिली। 1936 में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन एवं प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि शिक्षित युवाओं एवं बुद्धिजीवियों पर साम्यवाद का गहरा प्रभाव पड़ रहा था। कृषक एवं श्रमिक वर्गों को संगठित करना साम्यवादियों की सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित था। अनेक साम्यवादी श्रमिक एवं कृषक दलों में शामिल होकर कार्य करते थे। साम्यवादियों द्वारा गठित दलों में सबसे पहले 1925-26 में बंगाल में स्थापित लेबर
स्वराज पार्टी का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जिसकी स्थापना मुजफ्फर अहमद एवं बंगला भाषा के कवि नजरुल इस्लाम ने की थी। 1927 में एस मिराजकर, KN जोगलेकर एवं SV घाटे द्वारा बंबई में एक श्रमिक एवं कृषक दल का गठन किया गया। इस दल ने मराठी भाषा में क्रांति नामक एक पत्र प्रकाशित किया। लगभग इसी समय पंजाब में सोहन सिंह जोश द्वारा कृति किसान पार्टी का गठन किया गया, जिसने गदर क्रांतिकारी संतोख सिंह के संपादकत्व में कृति नामक एक पत्र का प्रकाशन किया। प्रांतीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर श्रमिकों एवं कृषकों की ऐसी कई पार्टियां भारत के अन्य भागों में भी कार्य कर रही थी। 1928 में कृषकों एवं श्रमिकों के इन सभी प्रांतीय एवं क्षेत्रीय दलों को एक अखिल भारतीय पार्टी के रूप में सम्मिलित रूप से वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का नाम दिया गया। कई साम्यवादियों ने इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर अपेक्षाकृत अधिक सहज एवं सुरक्षित रूप में साम्यवाद के लिए कार्य किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर आरोप लगाया जाता है कि उसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ नहीं दिया, बल्कि आंदोलन के प्रति अपनी असहमति व्यक्त की। वस्तुतः भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति CPI की असहमति का कारण CPI की विचारधारा से संबद्ध था। CPI का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन फांसीवाद के विरुद्ध युद्ध कर रहा था और वह स्वयं भी फांसीवाद की विरोधी थी। यही कारण था कि उसने स्वयं को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग कर लिया। वस्तुतः 1939 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, सबसे पहले CPI ने ही युद्ध विरोधी प्रदर्शनों का आयोजन किया। बंबई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, धनबाद, दिग्बोई आदि स्थानों में कई औद्योगिक हड़तालें आयोजित की गईं। इन युद्ध विरोधी प्रदर्शनों एवं हड़तालों को खूब लोकप्रियता हासिल हुई। इनमें बड़ी संख्या में श्रमिकों की भागीदारी रही। सुभाष चंद्र बोस ने भी इन युद्ध विरोधी प्रदर्शनों को अपना समर्थन दिया। 22 जून 1941 को ऑपरेशन बारबरोसा अर्थात हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी द्वारा सोवियत यूनियन पर आक्रमण के पश्चात CPI ने अपना स्टैंड बदल दिया। उसने घोषणा की कि युद्ध का स्वरूप बदलकर यह युद्ध फांसीवाद के विरुद्ध जनता का युद्ध हो गया है। उसने फांसीवादी शक्तियों के विरुद्ध खड़ी शक्तियों का साथ देने का निर्णय लिया। वस्तुतः इसी निर्णय की स्वाभाविक परिणति के रूप में CPI ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया या इसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि वह फांसीवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में ब्रिटेन के लिए कोई अवरोध पैदा करना नहीं चाहती थी। CPI पर अंतरराष्ट्रीयतावाद का गहरा प्रभाव था। प्रेरणा एवं समर्थन हेतु उसकी दृष्टि सोवियत यूनियन एवं वैश्विक साम्यवादी आंदोलन पर टिकी होती थी। विश्व युद्ध के प्रारंभ में उसने साम्राज्यवादी संघर्ष की दलील देकर युद्ध में ब्रिटिश भारत की भागीदारी का विरोध किया, पर जून 1941 में सोवियत यूनियन पर जर्मन आक्रमण के पश्चात
जब सोवियत यूनियन मित्र राष्ट्रों के साथ हो गया तो सीपीआई ने भी अपना स्टैंड बदल दिया। सीपीआई के स्टैंड में इस बदलाव का कारण साम्यवादी आंदोलन का फासीवादी शक्तियों के विरुद्ध खड़ी शक्तियों के साथ संपन्न नया गठबंधन था, जिसके परिप्रेक्ष्य में साम्यवादियों ने भी अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य को पुनर्परिभाषित किया। अब मैं ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादियों के विरुद्ध जो कंस्पिरेसी केसेस किए गए, संक्षेप में उनका उल्लेख करूंगा। ब्रिटिश सरकार ने साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध कई अदालती मुकदमे किए। सबसे पहले पेशावर षड्यंत्र केस। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1922 में दायर यह मुकदमा, जो 1927 तक चला, उन मुहाजिरों के विरुद्ध था जिन्होंने 1920 में ताशकंद में सीपीआई की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ताशकंद सोवियत यूनियन का एक भाग था। इन मुहाजिरों ने ताशकंद तथा मास्को में अवस्थित कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द टॉयलेट्स ऑफ द ईस्ट में राजनैतिक एवं सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया था। मुहाजिर खिलाफत समर्थक थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के उद्देश्य से तुर्की जा रहे थे, पर ताशकंद में उनकी भेंट एमएन रॉय से हुई और वे वहीं रुक गए। बाद में भारत पुनर्वापसी के क्रम में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध श्रमिक क्रांति का आरोप लगाया। ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादियों के विरुद्ध 1924-25 में दायर एक अन्य मुकदमा कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस था। इन साम्यवादियों में भी कई ताशकंद से भारत लौटे साम्यवादी थे, अन्य कृषक एवं श्रमिक कार्यकर्ता थे। कानपुर षड्यंत्र केस में ब्रिटिश सरकार ने इन पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध हिंसक क्रांति का आरोप लगाया। इनमें शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, सिंगारवेलू चेठियार, नलिनी गुप्ता, गुलाम हुसैन आदि के नाम उल्लेखनीय थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1929 में दायर मेरठ षड्यंत्र केस साम्यवादियों के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसने सीपीआई को कृषक एवं श्रमिक वर्ग की पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया। इस मुकदमे में ट्रेड यूनियन के कई नेताओं पर मुकदमा चलाया गया, जिन्होंने भारतीय रेलवे एवं वस्त्र उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की हड़ताल को आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन नेताओं में कई साम्यवादी थे। 1933 तक चले इस मुकदमे में प्रमुख रूप से एस.ए. डांगे, मिराजकर, अलवे कासले, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, सोहन सिंह जोश, टी.सी. जोशी सहित कुछ अंग्रेजों, बेन ब्रैडली, फिलिप स्प्रैट और लेस्टर हचिनसन का नाम आता है, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से जुड़े हुए थे और ट्रेड यूनियन मूवमेंट को गति देने भारत आए थे। राष्ट्रीय आंदोलन एवं ट्रेड यूनियन मूवमेंट में साम्यवादियों के दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोहात्मक संगठनों के विरुद्ध 1908 के पुराने अधिनियम के अंतर्गत 1934 में सीपीआई को अवैध अथवा गैर कानूनी घोषित कर उस पर प्रतिबंध लगा दिया।
सीपीआई पर यह प्रतिबंध 1942 तक लगा रहा। इसके पूर्व 1928-29 में भी ब्रिटिश सरकार ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट के द्वारा साम्यवादियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, पर इस बार सरकार के प्रतिबंध का साम्यवादियों की गतिविधियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वस्तुतः 1930 के दशक के मध्य में साम्यवादियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ संयुक्त मोर्चा की रणनीति बनाई। इस अवधि में साम्यवादियों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ अपना संपर्क बढ़ाकर वाम राष्ट्रवादी तत्वों के साथ अपना संबंध मजबूत किया। इधर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भी साम्यवादियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए ताकि अवैध घोषित किए गए सीपीआई को अपने राजनीतिक कार्यों के लिए कानूनी मार्ग सुलभ हो सके। इसका अगला भाग दूसरे वीडियो में, जिसमें मैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गतिविधियों पर विस्तार से बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच।